चलो बच्चों, सो नेक्स्ट पार्ट जो अपने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था उसको जरा एक बार हर बार की तरह रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था 2 टाइप के सबस्ट्रेट्स होते हैं, 2 टाइप के रिएजेंट होते हैं। कौन से? सबस्ट्रेट नहीं, सॉरी, 2 टाइप के रिएजेंट होते हैं। कौन से? रिएजेंट वो जो अटैक करेगा, सबस्ट्रेट वो जिस पे अटैक होगा, है ना, जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, क्या बोला था मैंने? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच थे, है ना बच्चों। जिसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन पड़े वो न्यूक्लियोफाइल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो ज्यादा करके आपको इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव मिल रहे थे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले मिल रहे थे, है ना। उसके बाद हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है या इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है सबस्ट्रेट के ऊपर, और इस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है। राइट, यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई थी। दिस वाज द लास्टिंग ग्रेट स्टडी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फंडे पे, वो है इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्या है फंडा नेक्स्ट? इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आर सीन। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि इनका लेना देना किससे है? इलेक्ट्रॉन से है। बोलो हाँ कि ना। या इलेक्ट्रॉन्स की या तो मूवमेंट होगी या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उसको मैं बोलूंगा ट्रांसफर। क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा ट्रांसफर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, शिफ्ट यानी कि थोड़ा सा मूव हुआ, तो उसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन्स में ये 2 वर्ड समझ में आ रहे हैं आपको? क्या वर्ड समझ में आया? पहला ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब कंप्लीटली एक जगह से दूसरा जगह चला गया, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या समझेंगे आप जब मैं ये वर्ड यूज करूंगा? तो कि थोड़ा सा वो सरक गया, थोड़ा सा मूव हो गया, शिफ्ट हो गया। क्लियर बात? ये दोनों वर्ड्स में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, जो हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन्स का यहां से वहां जंप मारना, यहां से वहां कुदी मारते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, या थोड़ा बहुत यहां से वहां डिस्प्लेस होते रहते हैं, उसको अगर हम देखें कि उसको हम अप्लाई करें, उस लॉजिक को हम अप्लाई करें कि भाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ उनके प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं कंपाउंड्स के, जिनको हम लोग उनकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? ये 2 टाइप का हो सकता है, या तो परमानेंट या तो टेम्पररी। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ग्राउंड स्टेट में हो वो परमानेंट इफेक्ट हो। अब आप बोलोगे सर ग्राउंड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड स्टेट मतलब उस कंपाउंड का नॉर्मल स्टेट, उसका नॉर्मल रेगुलर स्टेट में अगर कोई इफेक्ट आपको दिख रहा है तो उसको हम लोग परमानेंट इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमानेंट इफेक्ट बोलेंगे। जरा समझो इसका फंडा क्या है, जरा समझो। आपको मैं एक कंपाउंड बताता हूं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जैसे कि समझो ये एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Cl। ये क्या है? N प्रोपाइल क्लोराइड है बच्चों, स्ट्रेट चेन है 3 कार्बन की, सामने क्लोरीन लगा हुआ है, कॉमन नेम N प्रोपाइल क्लोराइड, IUPAC 1 क्लोरो प्रोपेन। अब बोलेंगे हाँ सर, अच्छा इसमें ये जो एटम लगा हुआ है क्लोरीन का, इसमें ये जो एटम लगा हुआ है क्लोरीन का, ये क्लोरीन का एटम कैसा एटम है? ये नेगेटिव एटम है कि पॉजिटिव है? इसकी टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव वाली कि पॉजिटिव वाली? तो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड पे है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो लेफ्ट साइड पे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा। क्लोरीन कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में? राइट साइड की लेफ्ट साइड? अरे मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है ना, तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, मेटल होता तो डोनेट करने की टेंडेंसी होती। बोलो हाँ कि ना? लॉजिकल बात बोलो। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, आप ध्यान से सुनना, जरा इसको जूम करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इनके बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था, अब देखो ध्यान से, हाँ ये कार्बन के ऊपर इधर बॉन्ड था ऐसे H और H, और इधर जो बॉन्ड था वो ऐसा था ना, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। आपको जूम करके दिखाऊं, समझ में आएगा। देखो सबको समझ में आ रही बात? जूम करके दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? देखो, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में शेयर्ड है। शेयर्ड है मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कैसा है? ये शेयर्ड है, लेकिन ये ऑब्वियसली ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, एकदम निंजा जैसा दिख रहा है ना, बस ब्लू निंजा टर्टल जैसा दिख रहा है।
तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, समझो। ओके, अब क्लोरीन जो है, मैंने क्या बोला, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन की टेंडेंसी होगी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो छोटा डेल्टा, डेल्टा मतलब ये समझते हो, इसका मतलब डेल्टा होता है छोटा नेगेटिव चार्ज। क्या क्या डेवलप होगा क्लोरीन के ऊपर? छोटा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। किसके ऊपर? क्लोरीन के ऊपर। तो करस्पॉन्डिंगली क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कार्बन के ऊपर छोटा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा? बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे सर कैसे? तो जब ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना जो इनके बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड के, क्लोरीन ने क्या किया, बॉन्ड बनने के बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रख दिया। मतलब डिस्प्लेस किया कि ट्रांसफर किया? डिस्प्लेस। ट्रांसफर मतलब तो पूरा का पूरा निकाल ही देता है ना, पार्शियल पार्शियल थोड़ा बहुत किया, सरक। तो इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपनी तरफ थोड़ा सा खींच के रख लिया। समझे कैसा हुआ? जैसे तुमने और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर बिजनेस चालू किया, लाख रुपए उसने डाले, लाख रुपए तुमने डाले, 2 लाख रुपए हो गए, तुम लोग 50-50 पार्टनर। लेकिन जब प्रॉफिट आया तो तुमने ज्यादा पैसा रख लिया, तुमने 1.5 लाख रुपए रख लिए, तो तुम चोर। लेकिन मतलब क्लोरीन वहां पे, तुम क्लोरीन, तुम चोर, है ना, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो चोर है। वो पहले कार्बन को बोलता है, सुन ना, एक मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ, एक तू इलेक्ट्रॉन दे, अपन बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन बोलता है ठीक है भाई, 50-50। जैसे ही बॉन्ड बन गया, ये लालची आदमी, क्लोरीन लालची, ये चोर आदमी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के रखता है। उसकी वजह से क्या होता है कि क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, हल्का सा पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा ज्यादा आता है। बॉन्ड अभी टूट गया है क्या? नहीं, बॉन्ड अभी भी है, लेकिन बॉन्ड पोलराइज हो गया है। बॉन्ड कैसा हो गया? पोलराइज। आप बोलोगे पोलराइज का मतलब? पोलराइज का मतलब इसमें पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल डेवलप हो गए। बोलो हाँ कि ना। सिंपल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड। क्यों हुआ ये पूरा समझो, पूरा फंडा समझो, ये कहानी समझो। ये क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो क्लोरीन को क्या है कि जब वो बॉन्ड बनाता उसके बाद भी उसको एक बहुत बोलते हैं ना टेंडेंसी होती कि मैं इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड बना लिया फिर भी मैं इलेक्ट्रॉन को खींच के मेरे पास रखूं। लालच क्लोरीन का, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हाई, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो पोलर है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर पोलैरिटी जो डेवलप हुई, और इस मॉलिक्यूल के अंदर जो पहले सीधा साधा सिंपल सा आप मॉलिक्यूल चुपचाप बनाते थे, एकदम प्यारा सा, ऐसा आप मॉलिक्यूल को कैसा बनाते थे? बिना किसी चार्ज, बिना किसी इस सब के नाटक के आप चुपचाप प्यारा सा ऐसा बनाते थे मॉलिक्यूल, न्यूट्रल। बट अब आपको उसमें इफेक्ट क्या दिख रहा है, मुझे बताओ। आपको ये इफेक्ट दिखा क्या कि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ गया सर और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया सर। तो ये इफेक्ट हुआ ना, तो इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के इफेक्ट बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे थोड़े डिस्प्लेस हुए, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गए, तब जो इफेक्ट्स बनेंगे उनको हम स्टडी कर रहे हैं। क्या ये बात भेजे में गई? यस। तो अब समझते हैं कि कौन से इसको, मतलब क्योंकि बच्चे कई बार पूछते हैं सर ये इफेक्ट का मतलब क्या? इफेक्ट का मतलब कि मॉलिक्यूल में जो चेंज आया बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको इफेक्ट बोलेंगे। तो ग्राउंड स्टेट यानी कि नॉर्मल स्टेट में जो हो रहा था वो, यानी कि उसके लिए आपको मॉलिक्यूल को तोड़ने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल को कोई रिएक्टेंट लाने की जरूरत नहीं है, वो ओरिजिनली प्रेजेंट था, इसीलिए उसको बोला नॉर्मल यानी ग्राउंड स्टेट में, तो इसलिए वो परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, जरा इसको अगेन अपनी तरीके से अपन जैसे हमेशा लिखते हैं ना चीजों को, टैब्यूलर फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इसके दो वैरायटी, कौन से? परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट और टेम्पररी, समझ में आ रही बात? तो पहले लिखेंगे परमानेंट। 3 इडियट्स सबने देखी है कि नहीं देखी? 3 इडियट्स पिक्चर, उसमें वो लाइब्रेरियन है, मेरा ही नाम है उसका, दुबे, पता है ना? वो आके बोलता है ना परमानेंट हूँ सर। नींद देखा होगा आपने, बस वही है। यहाँ पे भी परमानेंट है भाई ये। हाँ, तो ये जो कुछ इफेक्ट्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं, और दूसरे वाले होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। अभी परमानेंट में आपके पास कौन से एग्जाम्पल हैं बच्चों? परमानेंट इफेक्ट्स में यू हैव 3 एग्जाम्पल्स in your textbook. They've given you only 2. I'll give you the third one also because we are going to use it later. ठीक है, हम लोग आगे उसको यूज करने वाले हैं। देखो, इंडक्टिव और रेजोनेंस ये 2 परमानेंट के एग्जाम्पल है, ऐसा दिया है ना आपके टेक्स्ट बुक में। कौन से है? इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों, कौन से बोलो? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट,
इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे दोनों को। और तीसरा भी आपको लिख लेना है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या लिखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। टेम्पररी में आपको एक ही पढ़ना होता है एक्चुअली, कोई पढ़ाता नहीं है और पढ़ना भी नहीं चाहिए, बकवास है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको मैं आपको वैसे भी डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं, है बकवास, तो छोड़ देंगे। अच्छा, बाय द वे रेजोनेंस को बहुत लोग मीजोमेरिक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीजें थोड़ी सी नोट डाउन करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, अब बात करते हैं एक एक क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट फंडे पे। ठीक है, पहला आता है इंडक्टिव। पहला हमारा कौन सा था? इंडक्टिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और कब होगा? इंडक्टिव इफेक्ट है कि जब पोलैरिटी डेवलप होगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। पोलैरिटी अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब पॉजिटिव नेगेटिव पोल दिखने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो उस इफेक्ट को, जब पोलैरिटी दिख रही है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। ये आप डेफिनेशन मार्क करके रखो। क्या बोला मैंने? जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या दिखेगा? पोलैरिटी दिखेगी, तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? अब आप पूछोगे सर पोलैरिटी कब दिखेगी? तो पोलैरिटी तब दिखेगी जब, ध्यान से सुनना, पोलैरिटी तब दिखेगी जब कार्बन जो है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होगा। कार्बन किससे बॉन्डेड होगा? अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या अपने से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से बॉन्डेड होगा। कार्बन पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आता है? कार्बन पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 14 में आता है। कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 14, कार्बन फैमिली बोलते हैं उसको। उसके राइट साइड पे सारे नॉन मेटल है, यानी कि कार्बन से ज्यादा नेगेटिव। उसके लेफ्ट साइड पे सारे मेटल है, यानी कि कार्बन से ज्यादा पॉजिटिव है कि नहीं बच्चों? तो कार्बन जब इन स्ट्रांगली पॉजिटिव या स्ट्रांगली नेगेटिव के साथ बॉन्डेड होगा तो उसमें पोलैरिटी आ जाएगी। थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करते हैं। चलो देखते हैं कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, कार्बन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, कार्बन क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि भाई ये नॉन मेटल्स है ना। देखो ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन है ना, नॉन मेटल है। तो इनमें सब में कैसा आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिखेगा बताओ जरा? ये सब डेल्टा माइनस हो जाएंगे और कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना एवरीबडी? तो पोलैरिटी आई तो इंडक्टिव इफेक्ट आया। हाँ, अगर उल्टा करके देखते कि सपोज कार्बन सोडियम के साथ बॉन्डेड होता या कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड होता, है ना, सोडियम के साथ बॉन्डेड होता या मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड होता या फिर एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डेड होता, व्हाटएवर, राइट? तब क्या होता? कार्बन के ऊपर क्या आ जाता बच्चों? डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। क्या ये बात सबके भेजे में जा रही है? क्योंकि मेटल्स आर मोर पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर मोर नेगेटिव, और कार्बन आता है एग्जैक्टली बीच में। कार्बन कहाँ आता है? इसलिए बीच में आता है। तो ये इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, वो पोलैरिटी के डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से दिखेगा। आप बोलोगे ठीक है, तो बहुत इजी है। बरोबर है, बहुत इजी है। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इट इज अ डिस्टेंस बेस्ड इफेक्ट। किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये? किस पे डिपेंडेंट है ये? डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। यानी कि इसका मतलब क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट कार्बन। ये तो बरोबर है, पर इट बिकम्स स्मॉल बियॉन्ड 3 बॉन्ड्स। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा ना, उतना ये इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। जितना आप दूर जाओगे उतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जरा समझते हैं क्या बोल रहा है ये ऐसा बोल रहा है कि समझो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है और यहां पर तुमने फ्लोरीन लगाया। क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों? आप बोलोगे हाँ। फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, बोलो यस और नो? यस आएगा। तो कार्बन पे क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलो। कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव आप बोल सकते हो। अच्छा, तो जब फ्लोरीन नेगेटिव हुआ, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, तो कार्बन को कमी महसूस हुई। कार्बन को लगा यार ये तो गलत बात है, मेरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने खींच लिए, ये तो सही बात नहीं है कि नहीं बच्चों?
तो कार्बन क्या करता है मालूम है, अपने पड़ोसी वाले कार्बन से खींच लेता है। वो बोलता है एक काम कर, तू मेरे को उधार दे। समझ रहे हो बात को? तो वो क्या बोलता है कि भाई तू मेरे को उधार दे दे चल। तो बोलता है ठीक है भाई। तो ये अपनी जेब भरने के लिए सामने वाले से और इलेक्ट्रॉन खींचता है। फिर वो क्या करता है, उसके बाजू वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या ये इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंडक्शन का मतलब समझते हो ना, कोई चीज को इंड्यूस करना। तुमको कोई उंगली कर करके तुमसे कोई चीज करवाए, उसको इंड्यूस करना बोलते हैं ना। कोई चीज तुमको सोचने पे मजबूर करे, उसको इंडक्शन है ना। तो वैसे यहां पर वो इंड्यूस किया ना, चार्ज पहले से प्रेजेंट था क्या? नहीं, फ्लोरीन की वजह से चार्ज सबको जबरदस्ती लाना पड़ा, इंड्यूस हुआ चार्ज, और इसीलिए इसको इंडक्टिव यानी कि इंडक्शन बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर बात है बच्चों, है ना? अच्छा, ये इंडक्टिव इफेक्ट थर्ड कार्बन के आगे नहीं जा सकता। क्या यहां पर ऐसे देखने मिलेगा? नहीं, यहां पर ऐसा देखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो ये इफेक्ट है ना धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाता है। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे अच्छा पॉजिटिव, सेकंड वाले पे उससे थोड़ा कम पॉजिटिव, तीसरे वाले पे उससे थोड़ा कम पॉजिटिव, और उसके आगे बिकम्स जीरो। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल बात है। इसलिए मैंने इसको क्या बोला? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट बोला। क्या बोला बच्चों? इसको मैंने डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट बताया, है ना, इसीलिए। ठीक है, डायरेक्शन आप देख लो। तो यहां पर अगर मैं इसको बोलूं कि डेल्टा +1, डेल्टा +2, डेल्टा +3, तो 1 वाला 2 से ज्यादा होगा, 2 वाला 3 से ज्यादा होगा। धीरे धीरे इफेक्ट जो है वो कम होते जाएगा। इसके बारे में इतना ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, जो डायरेक्शन है वो कैसे समझेगा? ऑब्वियसली डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स विथड्रॉइंग ग्रुप। जो खींच रहा है उसकी तरफ होगा ना, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएगा। तो आप डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? एरो को ध्यान से देखना बच्चों। एरो कैसे दिखाया है? दिख रहा है आपको एरो कैसे दिखा है? यहाँ पे एरो इज टूवर्ड्स द विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग ग्रुप समझते हो ना, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो डोनर, और जो ले रहा है वो विथड्रॉइंग। जो दे रहा है वो डोनर, और जो ले रहा है वो विथड्रॉइंग। तो यहां पर कार्बन और क्लोरीन में से डोनर कौन? कार्बन। विथड्रॉइंग कौन? क्लोरीन। क्या ये बात क्लियर हुई? ग्रुप्स आर क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। आप बोलोगे ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है उसको हम लोग -I इफेक्ट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, उसको हम बोलते हैं कि अच्छा इसका -I इफेक्ट है। -I मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच रहा है, -I इफेक्ट। बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं आयोडीन के साथ। भाई आयोडीन का रेडिकल I- होता है। मैं यहाँ पे -I इफेक्ट ऐसा बोल रहा हूं। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द टू। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट को -I इफेक्ट कहते हैं। The groups that have -I effect. Now I have taught you all the functional groups properly. याद कर लेना। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं आते तो आपको ये आपको बाउंसर ही जाएंगे। क्या आप, कुछ बच्चे हैं जिनको NO2 पूछ लो तो वो नाइट्रो नहीं बता पाते, CN पूछ लो साइनो नहीं बता पाते, तो गड़बड़ है। तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप पक्के होने चाहिए एकदम। बेसिक्स पे बहुत काम किया अपन ने बच्चों, भूलना नहीं, राइट? आपके लिए वो सारे वीडियोस मैंने रखे हुए हैं ना, सबने देख लिए कि नहीं देख लिए? रिविजन के लिए देख लिया करो। अगर कोई चीज बेसिक्स की भूल जाते हो तो वो वापस वहां से डिटेल में रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पर नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सी, COH जो है, COR एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, OAR अराइल ऑक्सी, अराइल ग्रुप में ऑक्सीजन लगा हुआ है। मैंने आपको एल्कोक्सी सिखाया था, एल्काइल ग्रुप में ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये सारे जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर अराइल ऑक्सी जो है वो आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। व्हेन यू से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसको हम बोलते हैं -I इफेक्ट। क्लियर हुई बात? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? -I इफेक्ट। ठीक है, एकदम सिंपल। उसके बाद दूसरे ग्रुप जो है वो डोनर ग्रुप्स होते हैं। कौन से डोनर ग्रुप है? जैसे कि एल्काइल ग्रुप्स, तो इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप मतलब कि आपके सारे ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सारे, कोई तो आप तो कितने भी लिख सकते हो एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप जो है वो आपके कैसे है? डोनर ग्रुप। एल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप है। ये याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं बच्चों को, आप लोग ध्यान से सुन लेना। मेरा नाम सबको पता है,
डॉक्टर अंकित दुबे, पता है ना सबको, AD ऐसा याद रखने का, मेरे नाम का इनिशियल। एल्काइल ग्रुप इज डोनर ग्रुप, इजी टू रिमेंबर, कभी नहीं भूलोगे। AD क्या याद रखेंगे, AD मतलब अंकित दुबे सर ने बताया था, एल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप होता है, बस सेट है। एल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप होता है मतलब उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तुमको, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तुमको, तो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है ना वो, तो इसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो कार्बन की चेन पे ये प्लस आई इफेक्ट करने वाला एल्काइल ग्रुप होता है बच्चों। आप बोलेंगे ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या इस चार्ट में यहां पे हम ऐसा लिख दें कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स, माइनस आई और प्लस आई। देखो हमारे चार्ट में ही सारा फंडा क्लियर हो जाता है। फिर इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई प्लस आई, माइनस आई के बाजू में क्या लिखूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और प्लस आई के बाजू में लिखूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलो हाँ कि ना, इजी हो गया, यहां तक क्लियर। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडे पे, वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो बेंजीन का माई बाप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा पार्ट तुम्हारा, एरोमेटिक वाला आधा पार्ट तुम्हारा कवर हो जाता है रेजोनेंस में। रेजोनेंस नहीं समझा तो आगे को कुछ नहीं समझने वाला एरोमेटिक का, ठीक है। तो जरा समझो, हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन किया था बच्चों ओपन चेन क्लोज चेन कंपाउंड्स का, और क्लोज चेन में एक वैरायटी हमने देखी थी एरोमेटिक की, सबको याद है। तो एरोमेटिक में हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं मेनली बेंजीन में, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देख सकते हो आप, ठीक है। रेजोनेंस जैसे आप वर्ड सुन लो तो आप याद करो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ये मैं आपको वैसे पहले पढ़ा चुका हूं, बट फिर से एक बार रिवाइज जरूर करवाऊंगा। कैसा दिखता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, आपके पास एक हेक्सागोनल आप रिंग बनाते हो, करेक्ट, आप एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हो जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, ठीक है समझो। तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स का फंडा ये है कि ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है ना दैट इज डिफरेंट। एक बार ऐसा हो सकता है या फिर एक बार ऐसा हो सकता है। क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? क्या हुआ यहां पे, दोनों केस में 6 कार्बन है और 3 डबल बॉन्ड है, पर डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है बच्चों, बोलो हाँ कि ना, है ना। और ये डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो अलग होना, दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड रेजोनेंस। डबल बॉन्ड की पोजीशन का डिफरेंट होना, दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो आप बोलेंगे अच्छा, यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है। मैं बोलूंगा हाँ, तो सर ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे हुआ? तो भाई बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट हो गए, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन ले ऐसा उठा के बोरिया बिस्तरा लेके चले गए, है कि नहीं? तो हुआ ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, बोलो हाँ कि ना, इजी। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ऐसे। जिसको नहीं दिख रहा उसको जूम करके दिखा दूं एकदम अच्छे से, प्यार से देखो, बड़ा सा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फिर से देख लो। क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, तो क्या ये स्ट्रक्चर बन गया, है कि नहीं? अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाते हैं? अब बच्चे ये सोच रहे हैं, अच्छा पहली बात तो ये 2 अलग अलग कंपाउंड है क्या? नहीं भाई, ये सेम कंपाउंड है। ये सेम कंपाउंड के 2 फॉर्म है, पहले ये समझो, ये सेम कंपाउंड के 2 फॉर्म्स है। तो इसको बोलते हैं मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2। क्या ये बात क्लियर हुई? बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2। अच्छा आप बोलोगे कि जब ये सेम कंपाउंड है, सब कुछ सेम है, तो 2 अलग अलग काय को पढ़ने का? 2 अलग अलग काय को पढ़ने का? बरोबर है, 2 अलग नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी तक आपने कभी भी मेरे को बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए जब देखा, तो क्या आपने ये देखा कि मैं ऐसा बनाता हूं, हमेशा एक हेक्सागोन बनाता हूं और बीच में क्या बनाता हूं मैं, अरे ये तो सर्कल बन गया, ओहो सॉरी, समथिंग रॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर, या फाइन। बीच में क्या बनाते, सर्कल। व्हाट डज द सर्कल रिप्रेजेंट? वो इन दोनों के बीच का कोई स्ट्रक्चर है, ना इलेक्ट्रॉन यहां है ना ये इलेक्ट्रॉन वहां है, रास्ते में बीच में। समझ में आ रही बात?
तो प्रैक्टिकली हम ऐसा बनाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो दो अलग अलग स्ट्रक्चर तो हर बार बना नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा कि ये जो स्ट्रक्चर बीच का बन रहा है इसको हाइब्रिड समझते हो ना, मिक्स, जैसे गधे और घोड़े को मिलाए तो खच्चर बनता है, डोंकी एंड हॉर्स बिकम्स म्यूल, सबने पढ़ा होगा स्कूल में, है ना। तो वैसे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 और रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 के बीच का जो स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ना ये स्टेबल होता है। कैसा होता है? ये स्टेबल होता है। ये जो पहले दोनों मैंने बनाए ना इनका भरोसा नहीं है, इनमें स्टेबिलिटी ठीक है होगी नहीं होगी वैसा वाला फंड है, पर जब रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं तो ये ऑब्वियसली सबसे कंपैरेटिवली स्टेबल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो पहला 2 क्यों सिखाया सर आपने? वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सीखना जरूरी है कि कैसे लिखना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। कैसे लिखना है भाई? बाय शिफ्टिंग दी पाई बॉन्ड्स। अच्छा ये आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड होता है, बोलो हाँ कि ना एवरीबडी। तो यहाँ पे बोलो ये सिग्मा था, 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 पर जो डबल बॉन्ड है ये वाला पाई है, ये वाला पाई है, ये वाला पाई है। यस और नो? तो शिफ्टिंग किसकी हुई? सिग्मा की कि पाई की? शिफ्टिंग किसकी हुई? सिग्मा की हुई कि पाई की हुई? पाई की हुई। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग एंड पाई इज वीक। तो जो वीक है वो आसानी से टूट के दूसरी जगह चला जाएगा, जल्दी गिव अप कर देगा। बोलो हाँ कि ना? बस यही तो फंडा है। सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग, पाई इज वीक। सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पाई इज वीक बॉन्ड। सिग्मा इज लाइक दिस, सिग्मा, एंड पाई तो आपको पता ही है पाई, है ना। तो बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं, तो वो आसानी से यहाँ वहां जरा ऐसे मतलब वो ऐसे लबड़ झबड़ यहाँ वहां चलते रहते हैं, ठीक है ना। वो वीक है, विल पावर नहीं है उनमें। उनको थोड़ा सा मौका मिला यहाँ भाग गए, थोड़ा सा मौका मिला वहां भाग गए, और उनके ये भगाने के चक्कर में क्या हुआ? रेजोनेंस हुआ। अच्छा लेकिन यहाँ पे फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि इनके ही ये भागने भगाने के चक्कर में रेजोनेंस हाइब्रिड जो बना वो स्टेबल बना। बोलो हाँ कि ना? तो इनके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से एक्चुअली अपना फायदा ये हुआ कि हमको एक स्टेबल कंपाउंड मिला जो है बेंजीन, है कि नहीं बच्चों? अच्छा तो आप बोलेंगे ओके। तो यहां पर क्या है? 3 ऑल्टरनेटिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और 3 ऑल्टरनेटिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। आप बोलेंगे हाँ ये तो हमको पता ही है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ भी अलग है। बॉन्ड लेंथ में अभी नहीं घुस रहा हूं क्योंकि आपको केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ पढ़ाऊंगा, फिर समझ में आएगी। तो होता ये है कि 3 बॉन्ड्स आर सिंगल, 3 बॉन्ड्स आर डबल। अगर मैं ये सोचूं तो मेरे को ऐसा समझ में आएगा कि भले 6 के 6 कार्बन है, होमोसाइक्लिक है ना बेंजीन। होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक है भाई, 6 के 6 कार्बन है, रिंग में किया हुआ है हमने। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये 2 अलग अलग तरीके के बॉन्ड है, तो कुछ डिफरेंस होगा इनमें। बोलो हाँ कि ना? है ना। लेकिन रियलिटी में मैंने आपको क्या बोला? ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है। देखो ये सर्कल बनाया ना उन्होंने बीच में, यानी कि सब लोग इक्वलाइज हो जाते हैं, सारे बॉन्ड लाइंस इक्वल हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। और वो एक जैसे होने का मतलब ये है कि मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल 6 कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन आर इक्विवेलेंट अनलाइक व्हाट वी अज्यूम्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर। हमने सोचा था कि 3 बॉन्ड अलग होंगे, बट रियलिटी यह है कि सब के सब एक जैसे हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक जैसे कैसे हो सकते हैं? यार दिख रहा हमको, हम अंधे थोड़ी है। 3 सिंगल 3 डबल है, क्या सर आप बकवास कर रहे हो? तो भाई फंडा ये है कि जो 3 पाई बॉन्ड है ये मूव क्यों कर रही है, घूम क्यों रहे हैं? अच्छा पाई बॉन्ड वीक है मतलब लेस स्टेबल की मोर स्टेबल, ये बताओ। तो वो आप बोलोगे लेस स्टेबल। अच्छा लेस स्टेबल मतलब लेस एनर्जी की मोर एनर्जी, ये भी बताया है आपको। लेस स्टेबल मतलब मोर एनर्जी, ये मैंने आपको बताया है भाई। जिसके पास बहुत एनर्जी वो एक जगह थोड़ी बैठेगा शांति से, यहां वहां कूदते फांदते रहेगा, है कि नहीं? ज्यादा एनर्जी है तो तुम एक जगह बैठोगे शांति से? कूदा फांदी मचाते रहोगे, यहां वहां डिस्ट्रक्शन करते रहोगे, है कि नहीं? तो पाई बॉन्ड जो है,
पाई बॉन्ड जो है वो क्या करता है, एक जगह बैठता नहीं, वो घूमते रहता है, घूमते रहता है। अच्छा, अगर वो एनर्जी अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ध्यान से सुनना, अगर वो अपनी एनर्जी को क्या कर ले, अच्छे से फैला दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो क्या वो स्टेबिलिटी अचीव कर पाएगा? हाँ। आप सोचो, आपको अगर मैं चाय एक कप में दूं और एक थाली में दूं, किसमें जल्दी ठंडी होगी? थाली में, सरफेस एरिया ज्यादा है ना, फैल गया ना, एनर्जी फैल गई, अच्छा स्टेबल, सिंपल। बस यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई करो भाई। जब पाई इलेक्ट्रॉन अंदर है, रिंग के अंदर 3 पाई इलेक्ट्रॉन आपको, 3 पाई बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूमते रहेंगे, तो वो कंटिन्यूस घूमने की वजह से क्या होगा, उनकी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी अचीव कर पा रहे वो। और ये कंटिन्यूस घूमने की वजह से क्या होता है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में ही है, वो रास्ते में ही है। तुम एक बार देखे सिंगल था, फिर वापस देखे डबल था, फिर सिंगल, फिर डबल, और ये कितनी स्पीड से हो रहा है कि मतलब रियलिटी में वो 1.5 बॉन्ड की तरह है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, 1.5। आई नो इट साउंड्स एब्सर्ड, 1.5 बॉन्ड कैसे हो सकता है सर? हाँ, बट इफेक्टिवली वो 1.5 बॉन्ड की तरह काम कर रहा है, 1.5 बॉन्ड की तरह काम कर रहा है। ये बात आप सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? ये जो हाइब्रिड मैंने बनाया है, इसमें मैं कह सकता हूं कि अच्छा, इंस्टेड ऑफ सेइंग 3 सिंगल 3 डबल, मैं ऐसा बोलूंगा 6 कार्बन है, सबके बीच में 1.5 1.5 1.5 ऐसे बॉन्ड बने हुए, तो सब क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुई, तो झगड़ा झगड़ी नहीं होगी, कोई मारामारी नहीं होगी। जब सबके पास इक्वल है तो कोई मारामारी होगी क्या? नहीं होगी ना यार, तो स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। पहले क्या हो रहा था, ए तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को दे, फिर वो बोलता अरे नहीं तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को दे, ये खींच रहे हैं आपस में, इनका पासिंग द पार्सल चल रहा है, तो इनके पासिंग द पार्सल में गड़बड़ होती थी। लेकिन जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया एनर्जी का, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या हुआ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, स्टेबलाइज हो गया मॉलिक्यूल, और इसीलिए रेजोनेंस इक्वल टू स्टेबिलिटी। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस जहां आया वहां स्टेबिलिटी आ गई। बोलो हाँ कि ना? क्लियर बात है? तो ऐसा मैं बोल देता हूं, आप समझ लेना, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं बोल देता हूं कि हाइब्रिड इज इफेक्टिवली कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल नहीं 1.5, देखो आधा बॉन्ड मैंने डॉटेड लाइन से लिखा है, कार्बन कार्बन के बीच में 1.5 बॉन्ड। क्या ये बात सबके भेजे में गई? और अब आप ये लॉजिकली देख पाएंगे कि अच्छा सर, इसका मतलब कि जो डबल बॉन्ड की लेंथ थी 133 और सिंगल बॉन्ड की लेंथ थी 144, उन दोनों के बीच में की वैल्यू आई 138। अच्छा, इसीलिए आई। क्या वैल्यू रटने की जरूरत है? नहीं, फिलहाल रटने की जरूरत नहीं है, बट लॉजिकली आप ये समझ पाए 133 और 154 के बीच में एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ गई, ऑलमोस्ट 140 के आसपास, जो एक्चुअली दोनों का एवरेज निकला। बोलो हाँ कि ना? है ना? अब मजा आया, अब समझ में आई बात। ओके तो यहां पर जब हम लोग ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बनाते हैं, तब उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, जब भी कंपाउंड में 2 या उससे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड के ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में होंगे, तो उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेंगे। और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस एप्लीकेबल है। इन सच अ सिस्टम रेजोनेंस एप्लीकेबल। तो रेजोनेंस कब होगा? जब कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन क्या है? ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना? मल्टीपल बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड के ऑल्टरनेट यानी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ये चलते रहेगा, तो रेजोनेंस दिखने के चांसेस हैं, तो रेजोनेंस थियरी अप्लाई करनी है। आप बोलेंगे ठीक है, तो ये रेजोनेंस थियरी क्या होती है सर? तो हम बताएंगे रेजोनेंस थियरी क्या होती है। तो रेजोनेंस थियरी ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड टू अ पर्टिकुलर पाई बॉन्ड। बरोबर है? मैंने क्या बोला था? पाई बॉन्ड एक जगह रहता है क्या? एक जगह टिकता है? नहीं, वो इधर उधर भागते रहता है। पाई बॉन्ड रणवीर सिंह नहीं है कि दीपिका के साथ शादी किया सेटल हो गया, नहीं। पाई बॉन्ड रणबीर कपूर है, कटरीना के साथ है, आलिया के साथ चल रहा है भाई। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम लोग को ये सब बरोबर समझ में आता है फटाफट, है ना? रणबीर बरोबर समझ में आता है। पता चला किसी के पेरेंट्स सुन रहे होंगे पीछे बैठ के कि सर क्या बता रहे हो लेक्चर में, मतलब ठीक है, बट तुम लोग को यही भाषा समझ में आती, ठीक, अच्छी बात है। चलो, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों, वो लोकलाइज नहीं है। कैन आई से द वर्ड डीलोकलाइज्ड?
कैन आई से द वर्ड delocalized, है ना, localized नहीं है, delocalized मतलब they are constantly in motion, they are moving from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह वो, हाँ वो स्टेशनरी नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह, भाई यहाँ से वहाँ से वहाँ, वो बस कूदा फांदी उनकी चल रही है, यहाँ वहाँ वो चल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, आपको क्लियरली आ गया, आपको समझ में आ गया कि भाई अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह टिक के नहीं रहेंगे, घूमते रहेंगे। अच्छा, दूसरा, फॉर अ कंपाउंड हैविंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, 2 or more structures are written by showing movement of pi electrons using curved arrows। आपने देखा थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर आपको ऐसे कर्व्ड एरोज बना के बताया था मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखना, फिर से बना के दिखाता, थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाता इस बार, यहां बनाऊंगा ऐसे, ये रहे पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, सबको दिख रहा है ये। अब देखो यहां पे मैं ऐसे कर्व्ड एरो बना रहा हूं, कर्व्ड एरो, स्ट्रेट एरो नहीं बनाई ना, कर्व्ड एरो, कर्व्ड एरो से क्या दिखा रहा हूं मैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें भी एक चिंटू सा चीज है जो फालतू है बट ठीक है, अगर ये कर्व्ड एरो का मैं सिंगल हेड बनाऊं, सिंगल हेड, देखो एरो का ये सिंगल हेड और ये डबल हेड, समझ रहे हो, 2 बनाए तो डबल हेड, एक ही बनाए तो सिंगल हेड, हाँ, अरे समझे कि नहीं समझे, सिंगल हेड और डबल हेड दिख रहा है, फर्क समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना है ना तुमको, एक इलेक्ट्रॉन का, तो सिंगल हेड दिखाना है, क्या दिखाना है, सिंगल हेड। और डबल हेडेड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पे पाई बॉन्ड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है कि अकेला जा रहा है, बॉन्ड है ना, बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन का, दो बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर गया, बोलो हाँ कि ना। तो यहां पे मैंने पूरा पूरा हेड बनाया, देखो पूरा पूरा हेड बनाया, समझ रहे हो बात। अगर मेरे को एक अकेले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना रहता, मैं क्या बनाता, आधा आधा हेड। क्या जा रहा है दिमाग में, ठीक है, ये ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, इवन इफ यू इग्नोर इट इट्स फाइन, ठीक है। तो डबल हेडेड एरो से दिखाना है। अच्छा, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में भी ऐसा डबल हेडेड एरो, देखो ये दिख रहा है, डबल हेडेड एरो दिख रहा है, दोनों साइड पे हेड बनाए, दोनों साइड पे एरो बनाए। और जो सिंगल वाला है ना, उसको फिश हुक बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी फालतू फालतू चीजें हैं जो ठीक है नहीं जाननी है तुमको, कोई बड़ी बात नहीं। सिंगल वाले को फिश हुक बोलते हैं, कोई मछली पकड़ने गया होगा तो देखा होगा, मछली पकड़ने का कांटा होता है ना, फिश हुक, वैसा दिखता है ना वो सिंगल वाला, इसके लिए। ऐसे तो इन्फॉर्मेशन बहुत होती है यार टीचर के पास, बट हमको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि आपको क्या बताए क्या ना बताए। तुमको फिश हुक बताऊंगा तो तुम उसी को सोचते रहोगे और रेजोनेंस पे ध्यान नहीं दोगे, कभी कभी अवॉइड करता हूँ। चलो ठीक है, डबल हेडेड एरो जो है वो लिंक करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में हम लोग डबल हेडेड एरो बनाते हैं। अदर नेम्स फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर कैनोनिकल, ये लोग ने, अरे हो स्पेलिंग मिस्टेक किया भाई इन्होंने, कोनोनिकल नहीं है, ध्यान से देखना टेक्स्ट बुक में कोनोनिकल प्रिंट हुआ है, क्या नाम है, कैनोनिकल, CA, क्या नाम है बच्चों, कैनोनिकल। मैं यहां बाजू में लिख देता हूं, इन गधों ने मिस्टेक करी है यार, इंपॉर्टेंट चीजों को तो ये लोग प्रूफ रीडिंग कर लिया करें, चेक नहीं करते स्पेलिंग। कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं बच्चों, कैनन, कैनन का कैमरा होता है ना, ऐसे याद रखना, कैनन, कैनोनिकल, ऑल्सो कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इनको केक्यूल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केक्यूल स्ट्रक्चर। ये मराठी नहीं था ये, हाँ केक्यूल, बहुत लोग बोलते केक्यूले, केक्यूल स्ट्रक्चर, ऑगस्ट केक्यूल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये फंडा हमको, ठीक है, बेंजीन के केक्यूल स्ट्रक्चर्स का, इसलिए उनके नाम पे रखा गया केक्यूल स्ट्रक्चर्स, बहुत लोग बोलते हैं। ओके, नहीं तो लास्ट में ई आता है ना तो लोग सोचते हैं महाराष्ट्र होगा ना, रेगे, शिंदे, केक्यूले, अरे भाई क्या ऑगस्ट केक्यूल उनका नाम था, आई थिंक ही वाज जर्मन और समथिंग, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ही वाज जर्मन। सो डबल हेडेड एरो से आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया, उसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोला, उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला, ठीक है। देखो अब ये गधों ने लिखा है डबल हेडेड एरो लेकिन बनाया नहीं, आप क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक है। वो डबल हेडेड, वो एरो बनाना जरूरी बीच में, हाँ बेटा, देख लो सब लोग। चलो
तीसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, क्लियर। दूसरा पॉइंट है एरो से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाने का है, ठीक है। तीसरा पोजीशन ऑफ द कार्बन एटम्स रिमेन अनचेंज्ड। क्या बदला, एटम अपनी जगह से हिला कि बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिले? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस लिखते वक्त ये याद रखना, क्या तुम्हें एटम की पोजीशन बदलना अलाउड है? नहीं, तुम्हें सिर्फ पाई बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बदलना अलाउड है। क्या ये बात भेजे में गई? ओके, तो पोजीशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, पोजीशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। ओके, लास्ट इज एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल। ये शुरू में बोल दिया ना मैंने, ये जो हमने बनाया क्या ये रियल में हमको दिखते हैं? आज तक किसी ने बेंजीन उठा के देखा तो अच्छा इसका बॉन्ड यहाँ है, बॉन्ड दिखता है क्या तुमको? नहीं भाई। तो हम कौन सा रियल में मानते हैं? हम रेजोनेंस हाइब्रिड को मानते हैं, हम रेजोनेंस हाइब्रिड को मानते हैं, ठीक है। जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये हमारे लिए ऊपर वाले की तरह है, भगवान, अल्लाह, जीसस, किसी ने देखा नहीं। हम मानते क्या है? हम मानते अपने मन से। किसको मानते हैं? श्रद्धा अनुसार हम रेजोनेंस हाइब्रिड को मानते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये फेथ की बात है, तो पूरी केमिस्ट्री फेथ पे चल रही। किसी ने आज तक बॉन्ड देखे? किसी साइंटिस्ट ने देखे? नहीं देखे। हमको पता है अंदर बॉन्डिंग चल रही होगी, फेथ है, हमारा भरोसा है, ठीक है। चल, तो यहां पर है फंडा कि भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल समझते हो ना, इमेजिनरी। ये हाइपोथेसिस पे, बताओ, इमेजिनरी नहीं बोल सकते। हाइपोथेसिस यानी कि एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है उसका, बट वो आपने देखा नहीं, प्रैक्टिकली नहीं देखा, बट है ऑब्वियसली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है उसका। अच्छा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल, डज नॉट रिप्रेजेंट अ रियल मॉलिक्यूल। तो मुझे बताओ, कोई आपको पूछे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, केक्यूल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर रियल है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? दे आर हाइपोथेटिकल, दे आर नॉट रियल। हाँ, वर्चुअल भी बोलो। वर्चुअल तो मतलब जो कंप्यूटर पे बनाते हैं अपन, तो वर्चुअल है ना, नकली वाला, ठीक है। पर रियल मॉलिक्यूल कैसा होता है? रियल और एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेट में होता है। हाइब्रिड यानी मिक्सचर, हाइब्रिड यानी कि सिंपल भाषा में मिक्सचर। क्या ये बात समझ में आ रही बच्चों? यानी कि ईच कार्बन हैज सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ऐसा बोल सकते हैं, आधा सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर, आधा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। इसलिए मैंने ऊपर लिखा था 1.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड का कैरेक्टर है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे 1.5 शाणे होते हैं ना, वैसे ही इसमें क्या है, 1.5 बॉन्ड है रेजोनेंस हाइब्रिड में, ठीक है। हमारे यहाँ गुजराती में 1.5 डाया बोलते हैं, 1.5 डाया, 1.5 शाणा। हिंदी अपने मुंबई में बोलते हैं 1.5 शाणा है। वैसे यहाँ पे ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, 1.5 शाणा है, क्योंकि इसके पास क्या है, कार्बन टू कार्बन के बीच में 1.5 बॉन्ड के बराबर इसमें बॉन्डिंग दिखती है। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या ये बात क्लियर हुई? एंड लास्ट थिंग, हाइपोथेटिकल एनर्जी वगैरह वो सब फालतू है, सिर्फ एक लाइन याद रख लेना, रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास एनर्जी जो है वो एक्चुअली कम है। देखो, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये फंडा अगर आप भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, है कि नहीं? क्या आगे भी बहुत बार बताऊंगा? हाँ, तो मेरा काम है यार, बताऊंगा। चलो, तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस स्टेबिलिटी। इसीलिए जब रेजोनेंस होगा तो स्टेबलाइजेशन होगा। जहां दिखे रेजोनेंस वहां दिखेगी स्टेबिलिटी। क्या दिखेगी? जहां दिखे रेजोनेंस वहां दिखेगी स्टेबिलिटी। आगे ये फंडा बड़ा काम आने वाला, याद रख लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वो छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिफाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसमें से किस सिस्टम को मैं कॉन्जुगेटेड बोलूंगा, किस सिस्टम को कॉन्जुगेटेड नहीं बोलूंगा? जरा पहले वाले को ऑब्जर्व करना, पहले वाले को ऑब्जर्व करना। यहां पर ये आपके पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर वापस सिंगल है, फिर डबल है। तो क्या ये ऑल्टरनेट हुआ?
नहीं, डबल के बाद सिंगल आया, उसके बाद वापस सिंगल आ गया, नहीं चलेगा भाई, डबल सिंगल ऑल्टरनेट चाहिए। तो क्या ये कॉन्जुगेटेड है? ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। पर यहाँ पर देखना, ये डबल है, ये सिंगल है, फिर वापस डबल है, फिर वापस सिंगल है, तो क्या ये कॉन्जुगेटेड है? बोलो हाँ कि ना। एकदम इजी। क्या आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखते ही आइडेंटिफाई करने आ गया? हाँ। अच्छा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस दिखेगा। तो कैसे दिखाएंगे सर? एरो से दिखाएंगे। कैसे भाई? तो आप बोलेंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहां भेजो, ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहां भेजो। बोलो अरे वाह, मजे आ गए, सिंपल है कि नहीं? तो इसका रेजोनेंस कैसा बनेगा? इसका रेजोनेंस ऐसा बनेगा, क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर अब डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो आप बोलोगे सर लेकिन फिर इसके ऊपर CH3 के ऊपर कैसा ये आ गया? तो देखो ना, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिड्यूस करके इसको दिया। समझ में आ रही बात? हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ना मेरे को बॉन्ड्स को अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है? अभी मैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना सिखाऊंगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना इतना आसान नहीं कि बस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया। आपको हाइड्रोजन भी कॉम्पेंसेट करने पड़ेंगे। जो बच्चे गधापना कर रहे हैं कि सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, तो देखो जरा कार्बन के तो फिर 5 बॉन्ड हो गए ना, नहीं चलेगा ना 5 बॉन्ड। हाँ, तो हाइड्रोजन को भी आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा और चार्जेस को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। वो आगे हम लोग सीखेंगे, बट पहले आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम को आइडेंटिफाई करना तो सीख गए ना, बस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी रूल्स क्या बोलता है भाई? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन व्हेन ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम लाई इन द सेम प्लेस। गधे लोग ने प्लेस लिखा है, प्लेस हटाओ, प्लेन लिखो, प्लेन। क्या मिस्टेक भाई! मतलब जो बच्चा टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ रहा है और जिसको कोई टीचर करेक्शन नहीं बता रहा, उसकी तो क्या हालत होगी? आधे से ज्यादा गलत चीजें लिखी हुई हैं इसमें, सोचो। बाप रे। अच्छा, ऑब्वियसली ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि भाई एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में 3 पाई बॉन्ड थे तो दूसरे में 4 पाई बॉन्ड बना दी, नहीं। आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड आप इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज करना अलाउड है, नंबर चेंज करना अलाउड है क्या? नहीं। बात समझ रहे हो? आप पोजीशन बदल सकते हो, नंबर नहीं बदल सकते हो। ये प्लेन कर दिया ना सबने, ये प्लेनार मॉलिक्यूल चाहिए। कैसा चाहिए? प्लेनार। हाँ, अभी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री समझाऊंगा, प्लेनार का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री समझाऊंगा अभी। अच्छा, ये तीसरा वाला फालतू पॉइंट है, उसको इग्नोर करो, चलो बकवास। अच्छा, विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अगर आप मल्टीपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो, बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अच्छा जरूरी नहीं है कि 2 ही बनेंगे, जैसे बेंजीन में 2 बनते हैं, उसके आगे जैसे फिनॉक्साइड वगैरह, अभी आगे हम लोग फिनॉल्स पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कोई ये नहीं है, नंबर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, 2, 4, 5, 6, 7 कितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो उनमें से किस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मैं ज्यादा स्टेबल मानूंगा, ये कैसे चेक करना है? तो ध्यान से देखना। The resonance structure, this is very very important from entrance exam point of view. The resonance structure is more stable which has, उस resonance structure को ज्यादा stable मानना जिसमें more number of bonds हो, more number of atoms with complete octet हो, less separation of charge हो, negative charge on more electronegative atom हो, and positive charge on more electropositive atom हो, और मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। अब आई एम वेरी श्योर कि जो लोग बेसिक्स अभी कर रहे हैं उनको ये टोटल बाउंसर गए होंगे सारे स्टेटमेंट, ठीक है? जैसा मैंने कहा, ये जो 5 स्टेटमेंट अभी हमने किए, इनको आप एंट्रेंस यानी कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो। थियरी में इसका आपको कोई लेना देना नहीं। थियरी में ठीक है, थियरी के लिए कोई टेंशन नहीं है। जो लोग सिर्फ थियरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सिर्फ आगे जाकर 11th का तो बोर्ड्स में कुछ आने वाला नहीं है आपको, राइट? और नाटा वाटा ये सब में भी कुछ नहीं आने वाला, आर्किटेक्चर और इसमें, ठीक है? तो चिंता मत करो। जो एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं उसको मार्क करके रखो MCQ। जब आपको मैं MCQ सॉल्व कराऊंगा तो इसका एप्लीकेशन इन 5 सेंटेंस को लर्न करके आना है, मतलब ध्यान रखना है, और इनका एप्लीकेशन एक एक करके हम लोग अप्लाई करके सीखेंगे। क्या ये बात भेजे में जा रही है बच्चों? इसके बाद जब हम लोग MCQ करेंगे इसी चैप्टर के, तो हम ये डायरेक्ट अप्लाई भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे को फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है सबका। थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कर लो, बहुत है, मार्क कर लो, ओके। उसके बाद आ जाते हैं रेजोनेंस इफेक्ट पे। तो बोलोगे सर रेजोनेंस अभी तो किया, हाँ, फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस पढ़ा, रेजोनेंस क्या होता है वो पढ़ा, अब उसकी वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है वो भी पढ़ लो यार।
समझ रहे हो? रेजोनेंस एक फिनोमिनन है और रेजोनेंस इफेक्ट उसका मतलब बोल सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट ऐसा है। तो रेजोनेंस इफेक्ट किसको बोलते हैं? तो यहां पर डेफिनेशन मार्क कर लेंगे बच्चों, द पोलैरिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन बिटवीन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स। कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड मतलब वही रेजोनेंस इफेक्ट वाले, और बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट और ऑल्सो कॉल्ड मीजोमेरिक। मैंने नाम बता दिया ना, दूसरा नाम क्या था? मीजोमेरिक इफेक्ट, ऑलरेडी दे दिया आपको। इसको हम लोग रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि जब भी एक मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा होगा तो उसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी। रेजोनेंस हो रहा होगा तो क्या होगा? पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, और इस पोलैरिटी को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अगेन रेजोनेंस इफेक्ट भी दो टाइप का होगा, रेजोनेंस इफेक्ट भी दो वैरायटी का होगा। कैसे? पॉजिटिव रेजोनेंस यानी कि प्लस आर, या नेगेटिव रेजोनेंस यानी कि माइनस आर। इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं वो प्लस आर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो क्या करेंगे बच्चों? माइनस आर करेंगे। आपको ऑलरेडी मैंने बताया डोनर ग्रुप क्या होता है और विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, बताया है ना ऑलरेडी। जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं वो विड्रॉइंग, जो दे रहे हैं वो डोनर। पहचानने के लिए भी तरीका बताया भाई, अल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप है। अभी फिलहाल के इतना बेसिक याद रखो, ठीक है? आगे हम लोग लोन पेयर वगैरह की भी बात करेंगे। तो यहां पर ऐसा बोल दूं कि भाई रेजोनेंस, पहले तो ऐसे कर लेते, रुक जाओ। रेजोनेंस इफेक्ट की दो वैरायटी। आप बोलोगे ठीक है, कौन सी दो वैरायटी है सर? तो प्लस आर है और माइनस आर है, ऑल्सो कॉल्ड मीजोमेरिक। अच्छा, मीजोमेरिक के नाम से फालतू में कंफ्यूज नहीं होने का, मीजोमेरिक के हिसाब से करेंगे तो प्लस एम माइनस एम बोलूंगा, बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं बच्चों? माइनस आर कौन कर रहा है? EWG कर रहा है। प्लस आर कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कर रहा है। देखो, जब तुमको मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मैं तुम्हारा रेजोनेंस बढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। जो डोनर है वो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। क्यों भाई? एक बेंजीन की रिंग है, ऐसे इमेजिन करो, 6 कार्बन ऐसे बैठे। कौन बैठे? 6 कार्बन बैठे। 6 कार्बन पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं। किस चीज का पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड का, है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 6 कार्बन 3 पाई बॉन्ड को एक दूसरे के पास इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं। तुम आए, 2 और इलेक्ट्रॉन दे दिया तुम डोनर हो। तुम क्या हो? सपोज मैं आया, मैं एल्काइल ग्रुप ना, अंकित दुबे एल्काइल ग्रुप बोला ना, AD। मैं आया, मैंने डोनर, मैंने उसको बोला एक काम कर ले, तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन की जगह वो कितने और इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है? वो 8 इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है। तुमने बढ़ाया ना, तुमने एक्टिवेट किया ना ग्रुप को, और इलेक्ट्रॉन दिए उसको, दिए कि नहीं दिए? है ना? मैं बच्चों को हमेशा एक फालतू सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग इमेजिन कर पाओगे। सबने ना टीवी पे या सर्कस के शो में देखा होगा, वो जगलर होता है ना, जगलर, वो चाकू वाकू जगल करते हैं, बॉल वॉल जगल करते, तो वो क्या करते हैं, उनके बाजू में एक उनका दोस्त हमेशा खड़ा होता है, वो 3-4 बॉल से चालू करेगा और फिर वो एक एक उसको ऐड करते जाता है, तो वो स्पीड बढ़ाते जाता है अपनी जगलिंग की, है ना? आपने देखा होगा वो अमेरिकाज गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट पे, है ना? बस वैसा इमेजिन करो कि ये सब कार्बन बैठे 6 और ये मस्त पासिंग द पार्सल खेल रहे। अब तुम जितने इलेक्ट्रॉन डालते जाओ ना, तुम 8 इलेक्ट्रॉन, वो और 2 ले आया और जोर से घूमेगा भाई, क्योंकि अब उसको लगे भाई अब 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको फास्ट फास्ट घुमाना है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, एनर्जी स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है कि नहीं? क्लियर हो गई बात? तो ऐसा है, तो आप पॉजिटिव रेजोनेंस कर रहे हो, डोनर ग्रुप पॉजिटिव रेजोनेंस कर रहा है। कौन से ग्रुप है भाई ये? तो ये है डोनर ग्रुप, वो जिनके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? ग्रुप 15, 16, 17 के नॉन मेटल्स के पास। किसके पास होते हैं? ग्रुप 15, 16 और 17 के नॉन मेटल्स के पास, यानी कि नाइट्रोजन की पूरी फैमिली, ऑक्सीजन की पूरी फैमिली और हैलोजेंस की पूरी फैमिली के पास जो है लोन पेयर होते हैं। तो वो क्या करेंगे? आपके डोनर ग्रुप की तरह काम करेंगे। और एल्काइल ग्रुप तो हमारे है ही, एल्काइल ग्रुप तो है ही ना भाई, तो डोनर है ही। तो ये क्या करने वाले हैं भाई कि बॉस, दे आर गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, दे आर गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। आई जस्ट सेड ग्रुप 15, 16, 17 हैज लोन पेयर। तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 का पहला मेंबर है बच्चों, जूम करके दिखाता हूं, यहां पे सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, जूम करके पढ़ा दिख रहा होगा, यस। चलो देखो नाइट्रोजन के पास, सॉरी यहां पे
इसमें करंट आ गया। ओके, देखो यहां पे नाइट्रोजन के पास बच्चों, आपके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था इलेक्ट्रॉन्स का, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर है? ये लोन पेयर अपना ये डोनेट करेगा बेंजीन की रिंग को। किसको करेगा? डोनेट करेगा बेंजीन की रिंग को। तो क्या होगा कि यहां पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो एक डबल बॉन्ड बन गया, बोलो हाँ कि ना। लेकिन जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बन को क्या एक्सपीरियंस हुआ? 1 2 3 4 और 5वां उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ था पहले से, तो भाई कार्बन के ऊपर तो 5 बॉन्ड हो गए। क्या उसको बर्दाश्त होगा? नहीं। तो वो बोलेगा नहीं भाई मेरे को नहीं चलेगा 5 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे वाले यहां लेके जाओ। समझ रहे हो बात को क्या हो रहा है? नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो कार्बन बोलता भाई मेरे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन नजदीक, देखो इलेक्ट्रॉन लेने में मजा है, ठीक है, संभालेगा कौन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? रिपल्शन। भाई ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, 2 बॉन्ड बाजू बाजू में हो गए तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? तो इसीलिए क्या हो रहा है यहां पर कि ये जो शिफ्टिंग है ना, ये इस तरह की हो रही है। ध्यान से देखना जरा, ये बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट सबसे इजी है। क्या करने का? लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करने का। क्या करने का? लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट। देखो ये लोन पेयर था, बोलो हाँ कि ना। इसको यहां कर दिया, इसका बॉन्ड बना दिया, तो बॉन्ड पेयर को यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुई बात? अच्छा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, डोनेट किए, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना यार। क्या आ गया? पॉजिटिव। भाई मेरे इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। सीधी बात है। बोलोगे हाँ सही बात है, एकदम सही है सर। ठीक है, फिर वापिस क्या होगा? ये लोन पेयर जो है ये बॉन्ड पेयर बन जाएगा, तो बॉन्ड पेयर वापस लोन पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया? बॉन्ड। देखो बोलोगे हाँ सही है। फिर वापस ये आप खुद अब जज कर सकते हो सर। अब बोलोगे सर ये इसको यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना दो, इसको यहाँ पे लोन पेयर बना दो। देखो यहाँ पर बना दिया बॉन्ड पेयर और यहाँ पर बना दिया लोन पेयर। क्लियर? और ये पूरा घूम फिर के वापस क्या हो जाएगा? फिर से ये बोलेगा एक काम करो भाई, इधर इसको बॉन्ड बना दो, ये इसको दे दो, तो वापस नाइट्रोजन को उसका लोन पेयर मिल गया। तो ये पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते रहा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि चार्ज अच्छे से फैल जाता है। बोलो हाँ कि ना। कई बच्चे पूछते हैं सर इतना सब घूम फिर के नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर वापस ले लिया, उसका फायदा क्या हुआ? अरे फायदा यही हुआ कि उसको लोन पेयर पकड़ के नहीं बैठना पड़ा, वो घुमाते रहा। जितना वो घुमाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा चार्ज को, उतना क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बोलो हाँ कि ना। समझ रहे हो बच्चों? देखो यार कोई भी एटम कोई भी मॉलिक्यूल ना जितना चार्ज को पकड़ के बैठता है ना, उसकी उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। वो चार्ज को जितना फैलने देता है, क्योंकि एनर्जी को फैलने दे रहा है, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बस यही उसको अचीव करना था। आई होप ये सबको क्लियर हो गई बात। वापस से मैं जूम आउट कर रहा हूँ, नॉर्मल स्क्रीन पे आ रहा हूँ। थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए लैग होगा, चिंता नहीं करो। चलो आगे सब लोग देखो। तो यहाँ पर सेम फंडा, अभी मैंने थोड़ा ज्यादा ही घुस गया मैं, बट आपको समझ में आ गया डोनर ने क्या किया, कैसे रेजोनेंस किया। सेम वे उल्टा फंडा कर लो, नेगेटिव यानी कि जो विड्रॉ कर रहा है, अब जो बेंजीन रिंग में से उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो तो उसके रेजोनेंस को खराब कर रहा है यार। बेंजीन अपना मस्त 3 पाई बॉन्ड को, जैसे आप 6 दोस्त हो, बैठे हो पासिंग द पार्सल खेल रहे हो, एक ऐसा फ्रेंड होता है जो आपको नहीं चाहिए कि यार ये ग्रुप में आए, आप उसको इग्नोर करते हो लेकिन वो आ ही जाता है जबरदस्ती। होता है ना आपके साथ ऐसा? आप उसको अवॉइड करते हो लेकिन वो आ जाता है जबरदस्ती, फिर आपको उसको खिलाना पड़ता है साथ में। तो यहाँ पे वैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया? जो उसके पाई बॉन्ड चल रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन चल रहे थे ना, उसमें से खींच लिया इलेक्ट्रॉन। तो क्या उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर खराब कर दिया उसने? बोलो हाँ कि ना। रेजोनेंस स्टेबिलिटी खराब कर दी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये जो -R इफेक्ट है ना, इसकी वजह से विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स वाली जो टेंडेंसी है, जैसे कि ग्रुप्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कार्बोनिल, साइनाइड, NO2, ये सब -R इफेक्ट दिखाते हैं, ये विड्रॉइंग वाले, ठीक है ना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि याद कैसे रखने। बहुत बच्चे अभी ये सोचेंगे सर इतने सारे नाम आप तो फटाफट मार्क करो, हम कैसे याद रखेंगे? सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। एवरीथिंग इन ओन स्वीट टाइम, ठीक है। मेरे को मेरे हिसाब से पढ़ाने दो, आपको सब कुछ आएगा, ये मेरी गारंटी है, बेसिक से लेके आगे तक। चलो देखो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये सब जो है ये -R इफेक्ट दिखाते हैं। ओके, यहां तक हो गया आपका कौन सा? इंडक्टिव और रेजोनेंस। इलेक्ट्रोमेरिक मैंने आपको बताया फिलहाल
अवॉइड करेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक को अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन जाते हैं सीधा लास्ट किस पे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन अगेन ये एक परमानेंट इफेक्ट है बच्चों, क्या है ये, परमानेंट इफेक्ट है, ओके। और दिस एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल और एल्कीन। नाउ रिमेंबर, एल्कीन तो सबको पता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, यस और नो ना। आपको इसके पहले वाले सेशंस में मैंने ये सिखाया है कि C डॉट मतलब कार्बन फ्री रेडिकल, C प्लस मतलब कार्बोकैटायन और C माइनस मतलब कार्ब एनायन। सीखा है कि नहीं सीखा, याद करो, है ना। तो फ्री रेडिकल कैसा है पहचानने का, कार्बोकैटायन कैसा पहचानने का, तो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन मतलब इसको हटा दो, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन या फिर एल्कीन, ये तीनों की स्टेबिलिटी समझने के लिए, ये तीनों की स्टेबिलिटी समझने के लिए जो इफेक्ट हमको समझना पड़ता है उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, जस्ट एक एक्स्ट्रा आपको चीज बता दूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन को बहुत लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा, बहुत आप जब हाई फंडू बुक्स देखोगे, जेई मेंस की, एडवांस की वगैरह अगर उठा के देखोगे, उसमें नेथन बेकर इफेक्ट वगैरह नाम भी दिया हुआ है, बट उतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इसको हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल लो, ये भी बहुत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन वीक होते हैं, वो डीलोकलाइज होते हैं, सिग्मा तो स्ट्रांग होते हैं, नहीं होने चाहिए। तो भाई ये टिपिकल केसेस में, बहुत रेयर केसेस में टिपिकल केस, कौन से टिपिकल केस हैं, तीन ही है ना, किसमें, कार्बोकैटायन में हो सकता है ना, फ्री रेडिकल में हो सकता है और एल्कीन में हो सकता है, ठीक है। ऐसे टिपिकल केसेस हैं तीनों में जहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ CH बॉन्ड, CH का जो बॉन्ड है ना, उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस करने लगते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। CH बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में CH बॉन्ड तो होते ही हैं, ऑब्वियसली सबको पता है ना। तो वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं क्योंकि सिंगल होते हैं ना भाई, CH बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल होता है, सिग्मा होता है, राइट। उसका भी डीलोकलाइजेशन जब होने लग जाए, तो उसको हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। लिटरली आप बताओ, यहां पर सिंगल डबल है, नहीं है, सिंगल डबल नहीं है, है ना, कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब कि कॉन्जुगेशन से बढ़ के कुछ हो रहा है, इसलिए नाम रखा है, देखो समझ रहे हो, ये कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉर्मल रेजोनेंस नहीं है, उसके भी बियॉन्ड जाके आप कुछ कर रहे हो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन की औकात से बाहर चले गए, ऐसा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक में भाषा में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अपन जरा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा बताओ, अगर मेरे पास कार्बोकैटायन है, क्या है बच्चों, क्या है, कार्बोकैटायन, हाँ। कार्बोकैटायन कैसे बना, चलो पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड था CH3, CH2 और Cl, क्या है, CH3, CH2 और Cl। मैंने आपको होमोलाइटिक फिशन, हेट्रोलाइटिक फिशन सिखाया, बॉन्ड का ब्रेकिंग दो टाइप का ना, एक इक्वल एक अनइक्वल। यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड कैसे टूटेगा, इक्वल या अनइक्वल टूटेगा, तो आप बोलोगे सर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन जाते जाते दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इसीलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज लेके। यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि ट्रांसफर हो गया, लेके चला गया ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया ना यहाँ, तो बॉन्ड टूटने के बाद, सही बात है। ये ऐसा हुआ भाई, कार्बन की गर्लफ्रेंड थी क्लोरीन, कार्बन ने बहुत शौक से उसको आईफोन गिफ्ट किया था कि भाई शादी होगी, लेकिन ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद आईफोन लेके चली गई, वापिस नहीं दिया, है ना। कार्बन ने क्लोरीन से बॉन्ड बनाया, क्लोरीन तो लालची पहले से ही था, वो वेट ही कर रहा था भाई कब झगड़ा हो, कब तेरा पैसा लेके मैं भाग जाऊं, बस यही हुआ है कि नहीं बच्चों। तो यहां पर कार्बन का बना कार्बोकैटायन, आप बोलोगे ठीक है। अच्छा, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अब इस स्ट्रक्चर को मैं आपको बड़ा बना के दिखाता हूं, देखो ऐसे पूरा डिटेल में, CH
CH CH और CH और H और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये चाहता है कि मैं थोड़ा स्टेबल फील करूं, है कि नहीं? स्टेबल फील करने के लिए इसको किस चीज की जरूरत है बच्चों? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स की, ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रॉन तो है, यहां डबल बॉन्ड तो है, पाई बॉन्ड होता तो ये इजीली ले लेता। पाई बॉन्ड तो बैठा ही है टूटने के लिए, पाई बॉन्ड है नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है नहीं। तो क्या हो रहा है? तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, देखो यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, ये एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, क्या आपको दिख रहा है? ये इसके पड़ोसी के, ये जो कार्बोकैटायन था इसका जो पड़ोसी है, जब आपको हेल्प चाहिए होती तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हो? अपने पड़ोसी के पास। भाई घर में चीनी खत्म हो गई, दे दो, दही खत्म हो गई। इंडिया में ये दो चीजें हम लोग मांगने जरूर जाते हैं ना पड़ोसी के पास, शक्कर और दही, है ना? खत्म हो गया। आजकल हम लोग अदरक मांग लेते हैं कहीं किसी से, चाय बनानी, ठीक है? तो देखो सिग्मा बॉन्ड है इसके पड़ोसी का, कितने सिग्मा बॉन्ड है उसके पास? CH वाले कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 है। तो इसका पड़ोसी अच्छा है, अच्छा पड़ोसी क्या बोल रहा है? वो बोलता है भाई एक काम कर, तेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तू मेरा सिग्मा बॉन्ड ले ले, तू मेरा सिग्मा बॉन्ड ले ले। तो इसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो इस कार्बन के देखो अब 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन यहां से एक बॉन्ड टूट गया ना यार। तो आप बोलोगे सर बॉन्ड टूट गया तो हाइड्रोजन के हवा में? हाँ, तो आप समझे नो बॉन्ड, समझे नो बॉन्ड क्यों लिखा? नो बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है भाई। आप बोलोगे अच्छा बॉन्ड ही नहीं है, तो इसका मतलब सर हाइड्रोजन टूट के अलग हो जाएगा? नहीं, जैसे उस हाइड्रोजन को कमी पड़ी, उसका भाई, अरे भाई उसी कार्बन उसका भाई है, बोलेगा एक काम कर यार तू मेरा ये बॉन्ड ले ले। तो अब यहां पे नो बॉन्ड हो गया, बोलो हाँ कि ना? सही है कि नहीं? अच्छा, फिर ये बोलेगा अच्छा जैसे इसको थोड़ी सी कमी महसूस हो, बोले यार मेरा बॉन्ड टूट गया, ओके तू ले ले, यहां से ले ले भाई, चिंता नहीं करनी है। देखो अपने जो बंदे होते हैं ना, बॉयज का जो ग्रुप होता है, बड़े सपोर्टिव होते हैं एक दूसरे के, है ना? अरे कोई बात नहीं यार, अरे भाई तू भाई अपना, तू टेंशन मत ले, अपन नहीं खाएंगे तू खा, वैसा है ना? यहाँ पे कार्बन की दोस्ती हो रखी है, ठीक है? तो बोलता अच्छा ठीक है यार तू ले ले। फिर जैसे ये हुआ, यहाँ पे बॉन्ड चला गया, यहाँ से बॉन्ड उड़ गया भाई, तो क्या हुआ? फिर ये जिसको ओरिजिनली दिया था वो बोला अरे नहीं यार तू वापस ले ले। तो ये लोग क्या करते हैं आपस में, समझ में आ रहा है? ये क्या करते हैं, अब बिना बेंजीन के, बिना कॉन्जुगेशन के, ये अब ऐसे बॉन्ड घुमा रहे। कौन सा बॉन्ड घुमा रहे? ये जैसे बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा था, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहे? बोलो, ये CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे। बोलो हाँ कि ना? क्या ये बात समझ में आ रही, भेजे में जा रही है? इमेजिन कर पा रहे हो? ये बॉन्ड घुमाने से क्या हुआ? क्या हुआ? स्टेबिलिटी मिली ना कार्बोकैटायन को, मिली कि नहीं मिली? थोड़ी देर के लिए सही उसको 4 बॉन्ड तो मिले ना, और ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चालू है। जैसे कहीं कमी पड़े, अच्छा तू इसको ले ले, तो ऐसा हुआ तो तुम लोग जो करते हो ना, जैसे एक दोस्त के पास पैसे की कमी है तो दूसरा देगा, उसके पास कमी पड़ी तीसरा देगा, फिर पहले वाले के पास पैसे आ गए तो वो चुका देगा। उधारी चलती रहती है दोस्तों में, बस यहाँ पे भी वही है, दोस्तों में उधारी चल रही है भाई। कोई बात नहीं, ये उधारी से कम सबका घर तो बसा हुआ है, स्टेबल तो है कि नहीं है कि नहीं? अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितने CH बॉन्ड होंगे उतना मजा आएगा, उतनी स्टेबिलिटी होगी? यहाँ पे 3 CH बॉन्ड है तो अच्छी स्टेबिलिटी है, 4 होते तो और ज्यादा स्टेबिलिटी होती, 6 होते तो और ज्यादा स्टेबिलिटी होती। बोलो हाँ कि ना? यानी कि मैं इन शॉर्ट ऐसा बोल दूं कि अच्छा जितने CH बॉन्ड उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? CH3 CH3 और CH3, ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है ना, दिख रहा है सबको? टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप देख लो, जिनको नहीं समझ रहा है, जिन गधों को, उनके लिए बता दूं, 1 2 3, ये कार्बन टर्शरी है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्ट, और टोटल कितने हैं? 4, तो टर्ट ब्यूटाइल दिख रहा है, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। कितने इसके पास CH? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। क्या मैं बोल सकता हूँ 9 CH बॉन्ड मिलेंगे बच्चों? तो 9 बार हाइपर कंजुगेशन होगा तो बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी मिलेगी। बोलो हाँ कि ना? बस यही तो समझना था, यही तो समझना था। ये समझ गए तो बस काम हो गया अपना। अच्छा, सब मान लिया आपने बोला अच्छा नो बॉन्ड, हाँ सर नो बॉन्ड।
रेजोनेंस, हाँ सर रेजोनेंस, ओके। स्टेबिलिटी मिली, हाँ सर स्टेबिलिटी मिली। बट ये किसी ने नहीं पूछा, ये किसी ने नहीं सोचा कि ये बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल के बीच में बना, किसके बीच में बना। तो बोलोगे सर एक CH था, दूसरा कार्बन था, तो CH का तो सिग्मा बॉन्ड था, CH का सिग्मा बॉन्ड था। दूसरे वाले कार्बन का जो खाली ऑर्बिटल पड़ा था, प्लस चार्ज मतलब उसका इलेक्ट्रॉन गया, बोलो हाँ कि ना, प्लस चार्ज था मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इलेक्ट्रॉन गया, तो खाली ऑर्बिटल पड़ा था, वो कौन सा वाला ऑर्बिटल था, तो कार्बन का वो p ऑर्बिटल था। कौन सा वाला था बच्चों, एम्प्टी p ऑर्बिटल था। कौन सा था, एम्प्टी p ऑर्बिटल, ठीक है। तो CH बॉन्ड और एम्प्टी p ऑर्बिटल के बीच में जो हो रहा है रेजोनेंस, उसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्लियर बात हुई। एक तरफ CH है, एक तरफ CH का सिग्मा बॉन्ड है, दूसरी तरफ कार्बन का खाली पड़ा हुआ p ऑर्बिटल है। ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो चल रहा है उसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। सही, एक नंबर, वेरी गुड, ठीक है। तो उन्होंने इथाइल कैटायन का ना एग्जांपल लिया, मैंने आपको ऑलरेडी इथाइल कैटायन का एग्जांपल पूरा डिटेल में समझा दिया, मैंने टर्ट ब्यूटाइल भी बता दिया, टर्ट ब्यूटाइल भी बता दिया। उसके जो पड़ोसी कार्बन है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये भी आप सब लोगों को मालूम है। पड़ोसी कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उनको वाह वाह सरप्राइज सरप्राइज अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, हायर द नंबर, ऐसा बोल दूं, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी। बोलो हाँ कि ना, बस यही तो जानना था। तुम्हारे यार जितने अच्छे दोस्त तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हैं, तुम्हारे लाइफ में उतनी स्टेबिलिटी है कि नहीं है। जैसे मुझे पता है कि भाई मेरे 2-4 ऐसे खास दोस्त हैं, कल को अपने को कुछ भी जरूरत पड़ी, लाइफ में कुछ भी भगवान ना करे कुछ हुआ, तो अपने दोस्त लोग अपने सपोर्ट में खड़े। बस यही तो कार्बन भी चाहता है कि भाई कार्बोकैटायन है, क्लोरीन मेरा पैसा लेके भाग गया, मेरे 4 दोस्त है मेरे को सपोर्ट करने के लिए, मेरे को टेंशन नहीं है। बस यही तो चाहिए था। ओके, तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को हम क्या कहते हैं, इट इज एक्चुअली अ सिग्मा पाई टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। कैसा कॉन्जुगेशन है ये, सिग्मा और पाई का कॉन्जुगेशन है। और यहां पर इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, बॉन्ड बीच में से गायब हो गया था तो इसलिए बॉन्ड था ही नहीं, तो बॉन्ड था ही नहीं तो नो बॉन्ड रेजोनेंस। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर आर द स्ट्रक्चर्स एंड मोर इज द स्टेबिलिटी। क्या मैंने हर एक वर्ड कवर किया यहाँ पे, जो जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है हर एक वर्ड मैंने आपको समझा दिया। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर उन्होंने आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पर इजी आपके लिए जज करना। कैसे जज करोगे बताओ, यहाँ पर 3 3 और 3 कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, 9 अल्फा हाइड्रोजन, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पर कितने देखो 3 और 3 कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो 9 वाला 6 वाले से ज्यादा स्टेबल होगा, सीधी बात है। और यहाँ पर देखो 3 और सॉरी एक मिनट, हाँ अच्छा सॉरी, यहाँ पे ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक भी नहीं है ना, CH3 के पास बेचारे के पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए वो सबसे कम स्टेबल है। देखो 0 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ ही नहीं है, उसका पड़ोसी नहीं है, बेचारा किससे मांगेगा यार, कोई दोस्त ही नहीं उसका, वो है तो कौन, क्या होते हो तुम लोग, तुम्हारी जनरेशन वाले बहुत बोलते हैं फ्रेंड जोन में, उसका कोई दोस्त ही नहीं है बेचारे का, फॉरएवर अलोन, फॉरएवर अलोन, ठीक है, फेसबुक पे बहुत आता है मैं देखता हूँ, है ना। तो ये फॉरएवर अलोन बेचारा मिथाइल कार्बोकैटायन, उसको कोई नहीं पूछ रहा, चल भाग ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा का पूरा चैप्टर, डन एंड डस्टेड बच्चों, ठीक है। मैंने हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक चीज हमने कवर की। मैंने आपको ढेर सारे इसमें चार्ट फॉर्म में, एग्जाम्पल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में चीजें लिख के दी है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। इन द टेक्स्ट बुक आई थिंक द चैप्टर इज 59 कितने पेजेस, I don't know, but my notes are now 59 pages. I will upload the PDF on the app. You will find it under study material. Okay, please go through the entire PDF, mark everything from the textbook, write down everything that I have written separately in table and chart form. If you don't understand anything, message me, call me,
वो ऐप पे चैट का ऑप्शन है, उस पर मैसेज डाल दो, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, सर ये पार्ट नहीं समझा, मैं टाइम निकाल के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इज दैट अंडरस्टूड?